हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर आशुतोष यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव के सामान्य रोग के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन बताया था, केवल परिचय बताया था, आज हम उसी कड़ी में आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हो व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ सामान्य रोग के नाम लिखे हुए हैं, कुछ सामान्य रोग के नाम लिखे हुए हैं और इस रोग के रोगवाहक और लक्षण के भी नाम लिखे हुए हैं। रोगवाहक और लक्षण के भी नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोग कौन कौन से रोग हैं, रोगवाहक क्या क्या है और लक्षण क्या क्या है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है टाइफाइड। क्या लिखा हुआ है? टाइफाइड। ये टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। यदि कोई आपसे पूछे कि टाइफाइड रोग किसके द्वारा फैलता है तो आप बताएंगे साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो बच्चों, अब आपको जानना है लक्षण। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? यदि आपको टाइफाइड हो जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि हमको लक्षण क्या क्या प्रकट हो रहे हैं? तो सबसे पहले आप पता करोगे, आपको लगातार तेज बुखार होगा। अगर टाइफाइड होता है तो उस केस में क्या होगा? आपको लगातार तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, हमेशा सिर दर्द बना रहेगा, कमजोरी आएगी, हमेशा आप कमजोर महसूस करेंगे अपने आप में, कब्ज हो जाएगा और भूख नहीं लगेगी। ठीक है, ये सब जो आपको लक्षण मैंने बताया ये टाइफाइड की वजह से होने वाले लक्षण हैं। और यह किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, तो टाइफाइड रोग जो होता है उसका रोगवाहक क्या है? साल्मोनेला टाइफी होता है। और ये लक्षण जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें मैंने आपको बताया लगातार तेज बुखार आएगा, सिर दर्द रहेगा, कमजोरी रहेगी, कब्ज रहेगी और भूख न लगना, यानी आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, ये पहला आपका रोग था। सेकंड आपका जो रोग है उसका नाम है निमोनिया। क्या नाम है? निमोनिया। तो निमोनिया का जो रोगवाहक है बेटा जी उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जो लक्षण है इसमें क्या होगा कि आपको लगातार ज्वर आएगा, यानी आपको लगातार बुखार आता रहेगा, ठिठुरन होगी, शरीर में हमेशा जो है सर दर्द होता रहेगा, आपकी बॉडी में हमेशा पेन होता रहेगा। इसके साथ में खांसी आएगी और आपको लगातार जो है छींक भी आएगी और हमेशा आपका शरीर जो है दर्द से भरा रहेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पे सामान्य जुकाम। जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में हर कोई व्यक्ति सामान्य जुकाम से पीड़ित है। जब कभी मौसम में परिवर्तन दिखलाई पड़ता है तब सामान्य जुकाम हो जाता है, ये आपको मालूम है। खांसी, जुकाम, सर दर्द ये सब आम बीमारियां हैं। लेकिन जो सामान्य जुकाम है, क्या आप सभी बच्चों को पता है? क्या सभी बच्चों को पता है कि जो सामान्य जुकाम होता है वह रोगवाहक है? और कौन सा रोगवाहक है? नासा विषाणु। क्या बोलते हैं उसको? नासा विषाणु। इसको बोलेंगे राइनो वायरस। क्या बोलेंगे? राइनो वायरस। इंग्लिश तो नहीं लिखा है मैंने, लेकिन इसकी हिंदी मैं आपको बता रहा हूं, नासा विषाणु। नासा विषाणु रोगवाहक है। किसका रोगवाहक है? सामान्य जुकाम का रोगवाहक। ठीक है, अब इसके लक्षण देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? नासीय संकुलता। नासीय संकुलता का मतलब है बच्चों कि आपका नाक बंद रहेगा, यानी कि आपको जब ये जुकाम होगा तब आपके नाक यानी कि नेजल कंजेशन, यहाँ की आपका जो पार्ट है, नाक वाला पार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, आप सांस नहीं ले पाओगे, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा नासीय संकुलता। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? कंठदाह। आपकी आवाज क्या होगी? फटी फटी सुनाई देगी। अगर आप किसी से बात करोगे ना तो करके आवाज बात करोगे, आवाज भी नहीं आएगी, एकदम कपकपाहट होगी आवाज में और फटी फटी आवाज निकलेगी। इसके साथ में मैंने आपको बताने का प्रयास किया खांसी। लगातार आप खांसोगे। इसके साथ क्या होगा? सर दर्द हो जाएगा और थकावट, हमेशा आपका जो बॉडी रहेगा थका थका रहेगा, आप फ्रेश महसूस नहीं करोगे। तो ये आपके लक्षण किसके हैं? सामान्य जुकाम के। ये किसके लक्षण है? सामान्य जुकाम के लक्षण है। क्या क्या है? नासी संकुलता, यानी कि नाक हमेशा आपकी बंद रहेगी, नाक हमेशा जो है आपकी बंद रहेगी। इसके साथ में कंठदाह होगा, यानी आवाज फटी फटी होगी और खांसी लगातार आएगी, सिर दर्द होगा और थकावट होगी। ये सब किसके लक्षण है?
सामान्य जुकाम के लक्षण, ठीक है। इसी कड़ी में अगले क्रम में बात करेंगे मलेरिया के बारे में। जैसा कि मलेरिया सबसे भयावह बीमारी होती है और मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रोगवाहक है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया का रोगवाहक है, मलेरिया का रोगवाहक है, ठीक है। और यह प्रायः मादा एनोफिलिस के द्वारा होती है। यह किसके द्वारा होती है? मादा एनोफिलिस के द्वारा होती है। मादा मच्छर के काटने की वजह से ऐसा होता है। इसके लक्षण की बात कर लें तो मलेरिया में क्या होगा? ठंड लगना, लगातार आपको ठंड लगेगी, ठीक है। आपकी बॉडी में कपकपाहट रहेगी, इसके साथ में बुखार आएगा। बुखार के साथ साथ क्या आता रहेगा? पसीना आता रहेगा। आपकी बॉडी क्या होती रहेगी? हमेशा पसीने से भीगी रहेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ठंड लगेगी, बुखार होगा और पसीना से आपकी बॉडी क्या होगी? भीगी रहेगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो मलेरिया जो होता है ना वो इसका जो किसका रोगवाहक क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मलेरिया ही रहता है। आगे मैं इसी के बारे में बताऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना बेटा? ठंड लगना, यानी इसमें लगातार आपकी बॉडी में ठंड लगती रहेगी, बुखार आएगा और पसीना बहुत आएगा, ठीक है। ये आपका मलेरिया हो गया। अगले क्रम में बात करेंगे अमीबी अतिसार। अमीबा, अमीबा के द्वारा ये बीमारी उत्पन्न होती है, अमीबी अतिसार। इसमें क्या होगा? ये किसके द्वारा होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होगा। ये किसके द्वारा होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो अमीबी अतिसार होता है यह कौन सा रोगवाहक है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब इसके लक्षण क्या होते हैं बेटा? कब्ज होगा, ठीक है, उदरीय पीड़ा यानी पेट में हमेशा दर्द बना रहेगा, अत्यधिक श्लेष मल यानी कि जब आप टॉयलेट होगा तो उस समय क्या होगा? मल के साथ में म्यूकस निकलेगा यानी चिपचिपाहट वाली जो है चीजें होंगी, और रक्त के थक्का वाला मल यानी कि ब्लड स्टूल आपका, यानी जो स्टूल होगा उसमें ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा क्या होगा? बहुत ही ज्यादा क्या होगा? रक्त निकलेगा, खून निकलेगा। तो ये किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। ये भी आपको पढ़ना होता है, ये यूपी बोर्ड में क्वेश्चन इससे आते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से और प्लाज्मोडियम से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को ज्यादातर आप ध्यान देंगे। अगले क्रम में बात करते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया कृमि के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा? फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है। और इसमें प्रायः क्या होता है? पेशीय पीड़ा यानी आपके शरीर में मांसपेशियों में क्या होगा? हमेशा दर्द बना रहेगा, लगातार दर्द बना रहेगा, आपके मांसपेशियों में थकावट रहेगी, दर्द बना रहेगा, आपको हमेशा दिक्कत होती रहेगी। इसके साथ में आपको बुखार भी आएगा, ज्वर भी आएगा, और रक्तता यानी आपको एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया के लक्षण दिखाई देंगे, और आंत्र का अवरोध, और आपका जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, जो आंत वाला पार्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एस्केरियासिस आपने पढ़ा, उसके लिए रोगवाहक कौन है? फाइलेरिया कृमि। और अंतिम जो पढ़ेंगे हाथी पांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटियासिस। अभी तो नहीं, बीएससी पार्ट 1 में आपको यदि जूलॉजी में सब्जेक्ट आप अगर इसको करते हो तो जूलॉजी में है ये टॉपिक, ही आपको मिलेगा हाथी पांव का। हाथी पांव का ये टॉपिक आपको जूलॉजी मिलेगा पार्ट 1 में, बीएससी पार्ट 1 में हाथी पांव के बारे में एक डिटेल से साइकिल मिलती है, तो आपको वहां बताया जाएगा। तो हाथी पांव किसके द्वारा होता है? बुचरेरिया ब्रांकोफ्टियाई के द्वारा होता है। इसका जो रोगवाहक है किसका? हाथी पांव का, बुचरेरिया ब्रांकोफ्टियाई के द्वारा होता है हाथी पांव। और इसका जो लक्षण होगा बेटा जी, अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ, यानी कि आपके पैर में क्या होगा? जो लिम्फ नोड्स है, आपके पैर की जो लिम्फ नोड्स है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि ये आपके जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं ना, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनको भी ये प्रभावित कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारियों के नाम मैंने आज आपको लिखाए हैं, बताए हैं, इसको आप एक बार मेरे कहने पर घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और प्रयास करिएगा कि जो बीमारियों के नाम आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, ये डेफिनेटली है यूपी बोर्ड में किसी न किसी सेट में पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड के किसी न किसी सेट में इन बीमारियों के नाम पूछे जाएंगे, और आप यदि मेरे इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आप
मेरे इस वीडियो को भी समझ पाएंगे और अपने क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, उन तमाम बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। पहली चीज, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। सीबीएसई यानी किसी भी बोर्ड का बच्चा हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, मेरा यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यदि वो बच्चा मेरे इस वीडियो को अच्छे से कवर करेगा। क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बताया है जो एग्जाम में नहीं आएगा। आपको सारे पॉइंट को कवर कराया गया है, सारे पॉइंट को लिखवाया गया है। अगर कोई भी ऐसी बीमारी जो छूट गई हो तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सी बीमारी अभी मुझे और बतानी है। बस आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चे ना कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, बताया करो कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है। तो कुछ लोग मेरे वीडियो को ना नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, वो सिर्फ केवल एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से देखते हैं। तो बच्चे ऐसा मत करो। यदि जो बच्चे एंटरटेनमेंट पर्पज से ये वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल है। तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और यह वीडियो यदि अच्छा लगता है तो ऐसे ही तमाम वीडियो मैं आने वाले सेशन में प्रस्तुत करता रहूंगा। कल का जो वीडियो रहेगा वो प्लाज्मोडियम पे रहेगा, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल पे रहेगा, जिसके बारे में आपको सही जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।